बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है एवरेज एंड क्वालिटीज़ ऑफ बेस्ट एवरेज। तो हम स्टार्ट करते हैं एवरेज से। एवरेज क्या होता है? एक वैल्यू जो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करती है, जो पूरे डाटे की नुमाइंदगी करती है, उसे हम कहते हैं एवरेज। यानी सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स इंटायर डाटा इज कॉल्ड एवरेज। अब ये देखें कि कोई क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब उस क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनके बारे में हम ओपिनियन लेना चाहते हैं कि ये कैसी क्लास है। तो उस क्लास का जो टीचर है वो ये कहता है कि इस क्लास का एवरेज ग्रेड जो है वो 90 है। अब ये देखें बेटा कि उस क्लास टीचर ने हमें एक नंबर बताया है कि इस क्लास का एवरेज ग्रेड जो है वो 90 है। इट मीन्स कि उस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे पढ़ रहे हैं, यानी 100 स्टूडेंट्स जो हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उसने एक नंबर बोला 90। अब वो 90 जो उसने बोला उसकी बेस पर हम उस पूरी क्लास के बारे में अपनी एक ओपिनियन बना सकते हैं कि ये क्लास जो है ये बड़ी शाइनिंग है। क्यों कि इनका जो एवरेज स्कोर है वो 90 है। कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, जब भी कोई टेस्ट देते हैं, तो इनके जो मार्क्स हैं सारों के 90 के आसपास होते हैं। यानी एवरेज जो है वो 90 है। अब ये कतई इससे मुराद ये नहीं है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो 90 मार्क्स ले रहे हैं। यानी उनमें हो सकता है कोई 30 भी ले रहा हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो 100 पूरे भी ले रहे हों, लेकिन जो एवरेज है सबकी वो 90 है। इट मीन्स कि मेजॉरिटी वहाँ पर जो है वो 90 नंबरों के ऊपर है। तो एक वैल्यू जो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट्स कॉल्ड एवरेज। अब ये देखें बेटा, अगर उस क्लास के अंदर सारे के सारे बच्चे जो हैं वो 90 के आसपास हैं, यानी उनके मार्क्स में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो वो इस तरह की फॉर्म में होंगे। यानी उनका जो स्कैटरनेस होगा, उनकी जो टेंडेंसी होगी अपने मीन के गिर्द, सेंट्रल पॉइंट यानी एवरेज के इर्द गिर्द, वो इस तरह की होगी। और अगर उस क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनके मार्क्स में वेरिएशन ज़्यादा है, तो फिर उन स्टूडेंट्स के मार्क्स की वेरिएशन जो है वो ऐसी होगी, वो अपने मीन से थोड़ा दूर होंगे। इस सेटअप की निस्बत ये वाला सेटअप जो है ये ज़्यादा प्रिसाइज है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, यानी जो बच्चों के इंडिविजुअल मार्क्स हैं, वो 90 के आसपास बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो हम इस डाटे को बेस्ट डाटा कह सकते हैं। अब देखें कि एक नंबर था और उस एक नंबर ने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया, तो इसे हम कहते हैं एवरेज। अब हम आते हैं क्वालिटीज़ ऑफ बेस्ट एवरेज के ऊपर। एक अच्छी एवरेज जो है, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वो इतनी सादा होनी चाहिए कि उसे आसानी से कोई बंदा समझ ले। यानी एक आम आदमी, ले मैन जो है, जिसे कोई पता नहीं है एवरेज के बारे में, या कोई पता नहीं है उसे मैथमेटिकल चीज़ों के बारे में, तो उसे भी अगर आप एक्सप्लेन करें तो वो आसानी से उसे समझ ले। इट शुड बी ईजी टू कैलकुलेट। वो इतनी सादा हो कि उसे कैलकुलेट करना भी आसान हो। यानी उसके लिए कोई आपको बड़े मैथमेटिकल टूल्स ना यूज़ करने पड़े, यानी कोई बड़ा लेबोरियस प्रोसेस आप अडॉप्ट ना करें, बल्कि सादा सा कोई फार्मूला हो, उस फार्मूले को अप्लाई किया और उसे सॉल्व कर लिए। तो इट शुड बी ईजी टू इंटरप्रेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी ईजी टू इंटरप्रेट मीन के वो जो न्यूमेरिकल नंबर है उसको एक्सप्लेन करना भी आसान हो। यानी उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, एक आम आदमी को समझाने के लिए अगर आप उसे इंटरप्रेट करें तो वो आसानी से समझ लें। यानी उस वैल्यू की इंटरप्रिटेशन जो है वो ईजी होनी चाहिए। जैसे देखें, होंडा 70 बाइक है, तो आप ये कहते हो कि यार ये जो बाइक है ना, इसकी एवरेज माइलेज जो है वो 70 किलोमीटर पर लीटर है। यानी 1 लीटर के अंदर जो है वो 70 किलोमीटर चलती है। तो ये बात आप एक आम आदमी को समझाएंगे तो वो फ़ौरन समझ जाएगा। इट शुड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी एक अच्छी एवरेज वो है जो तमाम वैल्यूज़ के ऊपर बेस करे। मतलब कि डाटे के अंदर आने वाली हर वैल्यू जो है वो उसको कैलकुलेट करने में पार्टिसिपेट करे, उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हर वैल्यू की। यानी तमाम वैल्यूज जो है उसको एवेल्यूएट करने में हिस्सा लें। इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड बाय फार्मूला।
एक अच्छी एवरेज वो है जिसका अपना ज़ाती फार्मूला हो और उसे हम फार्मूले की मदद से एक्सप्लेन कर सकें, उसे हम कहते हैं बेस्ट एवरेज। इसके अलावा जैसे देखें यहाँ पर AM है, AM का फार्मूला समेशन x ओवर n। GM है, GM का फार्मूला लिखा हुआ एंटी लॉग समेशन log x बाई n। हार्मोनिक मीन है, इसका भी फार्मूला लिखा हुआ है n ओवर समेशन 1 ओवर x। तो इनके फार्मूले दिए हुए हैं, यानी इनको हम फार्मूले की मदद से समझ सकते हैं। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, के वो वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं उसको फिर आप फर्दर भी किसी ना किसी मैथमेटिकल फार्मूले में, मैथमेटिकल टूल में, किसी ना किसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के अंदर ले जाएं, यानी उसको आगे भी कहीं यूज़ करना हो तो आप कर लें। एक अच्छी एवरेज की स्पेशलिटी ये है कि वो फर्दर भी किसी न किसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। जैसे देखें, आपने मीन निकाला, मीडियन निकाल लिया या मोड निकाला, तो इस इंफॉर्मेशन को आप आगे सिक्वेंस निकालने में या डाटे की सिमेट्री चेक करने में, डाटे की नॉर्मेलिटी वगैरह चेक करने में, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, ये सारी चीज़ें आगे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक अच्छी एवरेज वो है जो आगे भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो आगे भी जनरेट करे। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम नंबर। अब एक अच्छी एवरेज वो है जो एक्सट्रीम नंबर से इफेक्ट ना हो। इसको आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। एक्सट्रीम नंबर से क्या मुराद है? एक्सट्रीम नंबर से मुराद बेटा वो वैल्यू जो डाटे की मेन बॉडी से दूर है, यानी डाटे की जो ओरिजिनल स्कैटरनेस है उससे काफ़ी दूर है, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम नंबर। इसको हम आउटलायर भी कहते हैं। देखें, अगर हम हाइट को स्टडी करें तो सभी लोगों की जो हाइट है कॉलेज लेवल के ऊपर वो 5 फुट से लेके 6 फुट के दरमियान है। तो अगर कोई बीच में बच्चा ऐसा हो गया जिसकी हाइट है वो 7.5 फुट हो गई, तो वो एक्सट्रीम वैल्यू कहलाएगा या उसे हम आउटलायर कहेंगे। मसलन देखें, यहाँ पर ये मेरे पास एक डाटा है, मैंने पॉकेट मनी स्टडी की लोगों की। 5 बच्चे हैं जिनकी पॉकेट मनी मैंने पूछी। किसी ने कहा मेरे पास 10 रुपये हैं, 12 रुपये हैं, 14 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये। तो मैंने इनका मीन निकाला और मीन मेरे पास आ गया 70 ओवर 5, 14 आ गया। यानी एवरेज जो है मैं ये कह सकता हूँ कि उन 5 बच्चों की जो एवरेज पॉकेट मनी है वो है 14। तो अब देखो बेटा, अगर कोई बीच में एक बच्चा ऐसा हो बाई चांस उस दिन उसके पास 10,000 रुपया हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फिर जब इनका मीन लेंगे यानी इनको प्लस करेंगे और फिर 5 पे डिवाइड करके आंसर लेंगे तो ये आ रहा है 2012। इसका मतलब है कि इन सारे बच्चों की एवरेज पॉकेट मनी या इन सारे बच्चों के पास उस वक्त एवरेज अमाउंट जो है वो 2012 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये क्लास जो है या ये 5 बच्चों का जो ग्रुप है ये बड़े अमीर कबीर बच्चे, इनके पास हर वक्त इतने पैसे रहते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये जो डाटे में इतना वेरिएशन इतनी ज़्यादा आई हुई है वो उस एक बच्चे की वजह से है। अगर उस बच्चे की पॉकेट मनी को आप निकाल दें तो फिर सारे जो हैं उनका एवरेज जो है वही 12, 14, 15 के इर्द गिर्द होगा। तो ये जो 10,000 है इसको हम बेटा कहेंगे आउटलायर, इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम नंबर। तो एक अच्छी एवरेज वो है जो एक्सट्रीम वैल्यू से मुतासर ना हो, एक्सट्रीम वैल्यू के आने से उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय रिपीटेड सैम्पलिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम रिपीटेड सैम्पलिंग में जाते हैं, रिपीटेड सैम्पलिंग से मुराद ये है कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर आपने पहले एक सैंपल लिया, उससे इंफॉर्मेशन ली, फिर उसको मिक्स किया वापस और फिर दूसरा सैंपल लिया, फिर उससे एक इंफॉर्मेशन ली, फिर उसे मिक्स किया, फिर दूसरा सैंपल लिया। ये जो आप काम कर रहे हैं इसको कहते हैं रिपीटेड सैम्पलिंग, यानी बार बार सैंपल निकालना और उससे इंफॉर्मेशन गेन करना। अगर हमारी क्लास की, हमारी पॉपुलेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसमें और रिपीटेड सैम्पलिंग के रिजल्ट्स के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, तो ये फिर अच्छी एवरेज की स्पेशलिटी है। यानी इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय रिपीटेड सैम्पलिंग, के जो रिपीटेड सैम्पलिंग का प्रोसेस है उसकी वजह से उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। आपने इसे कोई एक एग्जांपल समझना है। देखें, हमारे पास एवरेज एज दी हुई है, एक इलाका है, कोई स्पेसिफिक सिटी है जिनकी एवरेज एज है 60 ईयर। अब हम ये स्टडी करते हैं कि यार ऐसा
क्या वाकई इनकी एवरेज एज जो है वो 60 ईयर है। तो हम क्या करते हैं, हमने कोई सैंपल लिया, उस इलाके में से 15-20 लोगों को निकाला और उनकी एवरेज लाइफ ली, तो मेरे पास आई 58। अब ये 58 और 68 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो मैंने कहा यार मैंने एक दफ़ा ना फिर सैंपल लेके ज़रा चेक करूँ। मैंने एक और सैंपल लिया, फिर मेरे पास जो एवरेज एज निकली वो 59 निकली। तो ये इसके करीब ही है। मेरी फिर तसल्ली नहीं हुई, मैंने कहा एक दफ़ा फिर सैंपल ले लूँ। तो मैंने उससे फिर एक सैंपल पॉपुलेशन से लिया और फिर एवरेज एज निकाली, तो वो 62 है। अब नोट करें कि ये मैंने कोई 5-6 दफ़ा सैंपल निकाला और हर बार मैंने उनका मीन चेक किया, तो सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन जो है ना वो उनमें ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। 19-20 का फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो इसको कहते हैं रिपीटेड सैम्पलिंग की वजह से मीन का इफेक्ट ना होना। अब ये देखें बेटा, अगर हमारा सैंपल उसकी एवरेज एज जो है सैंपल के अंदर वो हो जाती 90, तो फिर 90 में और 60 में तो बहुत फ़र्क है। फिर इसका मतलब है कि वो एक अच्छी एवरेज नहीं है। तो अच्छी एवरेज वो होती है जो रिपीटेड सैम्पलिंग की वजह से ज़्यादा इफेक्ट ना हो। 9 नंबर है, इट शुड बी कंपेरेबल। एक अच्छी एवरेज वो है जिसको कंपेयर किया जा सके, यानी वो दूसरी वैल्यूज़ के साथ उसको कंपेयर करना हो तो वो आप इजीली कर सकें। वो 2-3-4 डाटे अगर आपको दिए हैं तो उन चारों डाटों का आप मीन लें तो आप ये डिसाइड कर सकें कि इनमें से कौन है जिसका एवरेज ज़्यादा है। तो एक अच्छी एवरेज या एक अच्छी वैल्यू वो है जो कंपेरेबल है, यानी अब आप उनको 2 या 2 से ज़्यादा डाटों के दरम्यान कंपैरिजन के लिए एक टूल के तौर पे यूज़ करें और फिर डिसीजन आप करने के काबिल हों। इट शुड बी प्लॉटेबल इन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। एक अच्छी एवरेज वो भी होती है कि आप उसको ग्राफिकली अगर डिस्प्ले करना चाहें तो उस वैल्यू को आप ग्राफ के अंदर भी शो करवा सकेंगे, ये मेरा एवरेज पॉइंट है। इट शुड बी स्टेबल वैल्यू। इसको स्टेबल वैल्यू होना चाहिए, यानी कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली इसमें नहीं आनी चाहिए। यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा अफराद काम करते हैं तो उनके रिजल्ट्स के अंदर जो है वो को बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आए, वो स्टेबल रहे, आंसर जो है वो स्टेबल रहना चाहिए। तो ये बेटा हमारे पास थी क्वालिटीज़ एक अच्छी एवरेज की। होप सो आपको एवरेज और क्वालिटीज़ ऑफ बेस्ट एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।